नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 6 महीने की मासूम सहित 4 को मारकर जलाया, केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री गहलोत पर साधा निशाना। उत्तराखंड के चामोली में बड़ा हादसा, सीवर प्लांट में करंट लगने से 10 की मौत। इंडिया का आगाज, बिहार सीएम नाराज, क्या मोदी से पहले नीतीश वर्सेस कांग्रेस। पत्नी से अलग रहे पति को कुत्ते के लिए भी देना होगा गुजारा भत्ता, कोर्ट ने दिया आदेश। सीमा हैदर के पास 8 मई का फोन बिल मिला, उसी दिन पासपोर्ट बना। यूपी एटीएस की पूछताछ में और भी बड़े खुलासे। अब समाचार विस्तार से। जोधपुर के जिला पुलिस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीक होता है कि इन लोगों की हत्या की गई है और फिर इनके शवों को जला दिया गया। उन्होंने कहा, ये बदले की भावना से ही की गई हत्या का मामला लगता है। जोधपुर जिले में बुधवार को एक ही परिवार के 4 सदस्यों के जले हुए शव उनके घर में पाए गए। पुलिस ने ये जानकारी देते हुए बताया कि घटना जोधपुर के ओसिया इलाके के चौराई गांव के हैं। जोधपुर के जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टि प्रतीत होता है कि इन लोगों की हत्या की गई है और फिर उनके शवों को जला दिया गया। उन्होंने कहा, ये बदले की भावना से इनकी हत्या का मामला लगता है। सिंह ने कहा कि फॉरेंसिक की एक टीम सबूत इकट्ठा कर रही है और पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच की रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने परिवार की 6 महीने की मासूम को भी नहीं छोड़ा। परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे, उसी दौरान धारदार हथियार से गला रेत कर पहले उनकी हत्या की गई और उसके बाद सभी को घसीटते हुए आंगन की ओर ले गए और वहां पर ले जाकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि बच्ची का शव पूरी तरह से जल गया, जबकि बाकी शव अधजली अवस्था में मिले। फिलहाल हत्या किसने की है, कैसे की, क्यों की, इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुटी है। इस घटना पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तीखी आलोचना की है। उन्होंने लिखा, गहलोत जी को अब जोधपुर को अपना गृहनगर नहीं कहना चाहिए। ओसिया के पास रामनगर में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या, जिसमें 6 महीने की मासूम भी शामिल है, एक झकझोर देने वाली घटना है। सुबह से पूरा जोधपुर क्षेत्र स्तब्ध है, लेकिन आपकी संवेदना ना जागी होगी। सीएम साहब, ये प्रकरण आपसी रंजिश से अधिक कानून व्यवस्था के अस्तित्व का है। इस जघन्यता के दौरान कहां थी पुलिस? कितनी आसानी से अमानवीयता कर गए अपराधी। आपको कोई हक नहीं जनता को दिलासा देने का। आपकी अक्षमता की वजह से राज्य में आपराधिक वातावरण तैयार हुआ है। चमोली में लगे सीवर प्लांट में करंट से 10 मजदूरों की मौत हो गई। मृतक का आंकड़ा बढ़ सकता है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रेस्क्यू कार्य का जायजा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीवर प्लांट के निर्माण के दौरान एक ट्रांसफर में करंट उतर गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। उत्तराखंड के चामोली जिले से लगे एक सीवर प्लांट में करंट उतरने से 10 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। कुछ लोगों के घायल होने की खबरें भी आ रही है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। आपको बताते चले कि इस सीवर प्लांट का निर्माण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला राहत कार्य का जायजा ले रहा है। अलकनंदा नदी के तट पर हुआ इस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर फटने के बाद फैले करंट के लगने से कई लोगों की मौत हो गई। चमोली हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतक में पुलिस का एक दरोगा भी शामिल है।
वहीं स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोगों भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें श्रीनगर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी की हालत पर डॉक्टरों की टीम अपनी नजर बनाई हुई है। वहीं अभी तक प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साधी रखी है। वहीं चमोली के जिला पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी इन सभी का इलाज जारी है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हादसे में चौकी प्रभारी की भी मौत हो गई है। चौकी इंचार्ज बद्रीनाथ हाईवे पर तैनात थे। मौत के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेंगलुरु में विपक्षी के महाजुटन के बैठक के बाद विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पटना से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम बल्कि कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता से भी खास नाराज है। बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अचानक से कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट करने की सक्रियता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि विपक्ष को साथ लाने की पहली बड़ी पहल नीतीश ने ही की थी। उनके ही प्रयास केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का पहला जुटान पटना में 23 जून को हुआ। इसे नीतीश की बड़ी सफलता मानी गई। इसी वजह से माना गया कि नीतीश कुमार को विपक्ष बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, जिसमें संयोजक का पद भी शामिल है। लेकिन अब सोनिया गांधी की सक्रियता से नीतीश के बदले विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस आ गई है। इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की थी और फैसले लेने थे, उसको लेकर नीतीश कुमार ने एक लंबी फहरिस्त बनाई थी, जिसमें 5 सूत्री ब्लूप्रिंट भी था, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। वही खबर है कि नीतीश कुमार गठबंधन के नए नाम से भी खुश नहीं है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को विपक्ष के गठबंधन के नए नाम इंडिया से भी ऐतराज है। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार को नए गठबंधन इंडिया संयोजक नहीं बनाया गया, इसलिए वे नाराज हैं और विपक्ष की बैठक से जल्दी लौट आए। यही वजह है कि वो बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक शामिल नहीं हुए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार कभी पीएम कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने उनके साथ चाहे जो भी किया हो, फिलहाल नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापस के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का विजय रथ रोकने यानी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता होने की कोशिश में लगा है। इसी सिलसिले में पटना के बाद बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। महाबैठक में 26 दलों ने नेता शामिल हुए। अगले आम चुनाव के लिए बन रहे इस गठबंधन को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। याचिका में कहा गया है कि महिला की आय का कोई स्रोत नहीं, वह बीमार है और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। इसके अलावा 3 कुत्ते की जिम्मेदारी भी उस पर है। मुंबई की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में कहा कि पालतू पशु लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं और रिश्तों में टकरार के कारण होने वाली भावनात्मक कमी को दूर करते हैं। इस मामले में एक महिला ने अलग रह रहे अपने पति से गुजारा भत्ता मांगते हुए कहा कि उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तथा 3 पालतू कुत्ते भी उस पर निर्भर हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने 20 जून को दिए अंतिम आदेश में व्यक्ति को अलग रह रही अपनी 55 वर्षीय पत्नी को हर महीने 50,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया और उसकी यह दलील खारिज कर दी कि पालतू कुत्तों को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। इस मामले में विस्तृत आदेश हाल ही में उपलब्ध हुआ है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं इन दलीलों से सहमत नहीं हूँ। पालतू पशु एक सभ्य जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। मनुष्य एक स्वस्थ जीवन के लिए पालतू पशु आवश्यक है, क्योंकि वे रिश्तों के टूटने से हुई
भावनात्मक कमी को दूर करते हैं। अदालत ने कहा कि इसलिए गुजारा भत्ता की राशि कम करना या आधार नहीं हो सकता। महिला ने अदालत का रुख करते हुए कहा कि उसकी शादी सितंबर 1986 में प्रतिवादी से हुई थी। शादी के कई साल बाद उनके बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए और 2021 में प्रतिवादी ने उसे मुंबई भेज दिया। याचिका के अनुसार उसने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह वादा निभाया नहीं। शादीशुदा जिंदगी के दौरान उसने कई बार घरेलू हिंसा की। याचिका में कहा गया कि महिला की आय का कोई स्रोत नहीं, वह बीमार है और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। इसके अलावा 3 कुत्तों की जिम्मेदारी भी उस पर है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से पूछताछ जारी है। अभी तक की पूछताछ में कई ऐसे सवाल हैं जिसका अभी तक सुरक्षा एजेंसी को जवाब नहीं मिला है। हालांकि सीमा के जवाब देने के तरीके पर सुरक्षा एजेंसियों को जरूर शक हो रहा है। पाकिस्तान युवती सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे उसके पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट होने की पुष्टि होती है। 2 दिन में करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद यूपी ATS को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अधिकतर सवालों का धड़ाधड़ सवालों का जवाब दे रही हैं, उससे ATS और अन्य एजेंसी सतर्क हो गई है। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा है। अब इस मामले में यूपी की ATS की खुफिया एजेंसी IB से भी कुछ अहम जानकारी मिली है। अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर के नोएडा स्थित रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की, इसे लेकर भी सही जवाब नहीं दे पाई है। इसके अलावा पूरी ATS को पूछताछ में एक और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि सीमा ने कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में से एक मोबाइल खरीदा था। पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी ATS को अपने मोबाइल खरीदने की जानकारी दी है। पूछताछ में उसने ये भी पूछा गया कि क्या तुम्हें किसी के मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था। ATS को इसलिए भी शक है कि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया था। पाकिस्तान में करीब करीब हर शख्स उर्दू बोलता है। हिंदी शब्दों से पाकिस्तान में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इस लड़की की भाषा में कहीं भी दूर दूर तक उर्दू नहीं झलकती है। सीमा हैदर के शब्द में भी कहीं उर्दू का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या ये संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही एक गरीब लड़की की भाषा पूरी तरह से बदल जाए? वो हिंदी के ऐसे मुश्किल शब्द का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना संभव ही नहीं है। सीमा हैदर के पास से 8 मई का मोबाइल फोन का बिल मिला है और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ है और इसके 2 दिन बाद यानी 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।